नमस्ते और स्वागत है। आज हम ग्रामीण भारत की रोजगार की दुनिया में आए एक बहुत बड़े कह सकते हैं एक भूचाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव। बिल्कुल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, जो करीब 20 साल से गांव की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा रहा है, उसे अब एक बिल्कुल नए कानून से बदला जा रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक बड़े अखबार की रिपोर्ट है जिसमें इस नए बिल की सारी जानकारी दी गई है। और कुछ लेख भी हैं जो मनरेगा के अब तक के सफर, उसकी कामयाबियों और जो उसकी नाकामियां रही, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि नया कानून क्या है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव सिर्फ नाम का है या काम का भी। ये मनरेगा से कितना अलग है और पुराने सिस्टम में ऐसी क्या परेशानियां थीं कि सरकार को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर है सरकार का नया बिल, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। काफी लंबा नाम है। हाँ, छोटे में कहें तो वीबीजी आरएमजी। ये कानून आते ही मनरेगा को पूरी तरह से खत्म कर देगा। पहली नजर में तो इसमें एक अच्छी खबर दिखती है। काम के दिनों को लेकर। हाँ, काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। और इस सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब 25 दिन का अतिरिक्त काम किसी भी ग्रामीण परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। काम के दिन तो बढ़ा दिए, लेकिन साथ ही एक ऐसी शर्त जोड़ दी जो पूरे खेल को ही बदल सकती है। 2 महीने वाली शर्त। हाँ, इस नई योजना को हर साल 2 महीने के लिए बंद रखा जाएगा और ये 2 महीने होंगे कृषि के चरम मौसम वाले, यानी जब खेतों में बुवाई या कटाई का सबसे ज्यादा काम होता है। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये सोच में एक बुनियादी फर्क को दिखाता है। सरकार का तर्क ये है कि जब खेतों में मजदूरों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब मनरेगा की वजह से मजदूर नहीं मिलते। तो इस रोक से खेती के लिए मजदूरों की कमी नहीं होगी। ये सोच में बुनियादी फर्क जो आप कह रहे हैं, ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। तो क्या इसका मतलब है कि सरकार अब रोजगार को एक अधिकार के तौर पर नहीं, बल्कि बाजार के जरूरत के हिसाब से देख रही है? बिल्कुल, आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। मनरेगा पर जन्म ही इस सोच से हुआ था कि ग्रामीण भारत में हर हाथ को काम का कानूनी हक है, चाहे बाजार में जरूरत हो या ना हो। हाँ, ये एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट था, एक सामाजिक सुरक्षा कवच। नई योजना इस कवच को हटाकर कहती है कि रोजगार तब मिलेगा जब खेती को मजदूरों की जरूरत ना हो। यह सामाजिक सुरक्षा से एक तरह से श्रम प्रबंधन यानी लेबर मैनेजमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन भारत में तो कृषि का चरम मौसम हर राज्य में अलग अलग होता है। कहीं धान की कटाई हो रही है तो कहीं गन्ने की। तो क्या ये 2 महीने का ब्रेक पूरे देश में एक साथ लगेगा या राज्य तय करेंगे? इसका क्या असर होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब बिल में अभी साफ नहीं है। अगर ये एक राष्ट्रीय स्तर का फैसला हुआ तो ये जमीनी हकीकत से बहुत दूर होगा। ये उन लोगों को भी काम से वंचित कर सकता है जिनके इलाके में उस वक्त कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा हो। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा भूमिहीन मजदूरों पर, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और जो पूरी तरह से मजदूरी पर निर्भर है। तो काम के दिनों पर तो शर्तें लग गईं, लेकिन किसी भी योजना की असली जान तो उसके पैसे में होती है। हाँ। और फंडिंग के मामले में तो यहाँ जमीन आसमान का फर्क आ रहा है ना। जमीन आसमान का फर्क कहना भी शायद कम होगा। ये तो योजना की आत्मा को बदलने जैसा है। देखिए, मनरेगा एक मांग संचालित यानी डिमांड ड्रिवन योजना थी। अच्छा, इसे अगर आसान भाषा में समझें तो पुराना सिस्टम एक तरह से ब्लैंक चेक जैसा था। मतलब जितने लोगों ने काम मांगा, केंद्र सरकार को पैसा देना ही पड़ता था। हाँ, लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। ये उनका कानूनी अधिकार था। केंद्र सरकार मजदूरों की मजदूरी का 100% और सामान का 75% खर्च उठाती थी। राज्यों को बस काम का बजट बनाकर भेजना होता था और पैसा आ जाता था। लेकिन अब ये ब्लैंक चेक वाला सिस्टम खत्म हो रहा है। और इसकी जगह अब एक पॉकेट मनी जैसा सिस्टम आ रहा है, जहां राज्यों को एक तय रकम मिलेगी और अगर वो खत्म हो गई तो उन्हें खुद इंतजाम करना होगा। बिल्कुल, नया सिस्टम मानक आवंटन यानी नॉर्मेटिव एलोकेशन पर चलेगा। केंद्र हर साल की शुरुआत में ही हर राज्य के लिए एक बजट तय कर देगा और उस पॉकेट मनी का भी पूरा हिस्सा केंद्र नहीं देगा। अच्छा। खर्च को केंद्र और राज्य के बीच 60-40 के अनुपात में बांटा जाएगा। मतलब 100 रुपए खर्च होने पर 60 रुपए केंद्र देगा और 40 रुपए राज्य को अपनी जेब से मिलाने होंगे। एक मिनट, ये जो मानक आवंटन है,
यह सुनने में तो बड़ा व्यवस्थित लगता है, पर क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है? अगर किसी साल सूखा पड़ गया और काम की मांग दुगनी हो गई, तो क्या राज्य सरकारें लोगों को ये कहकर मना कर देंगी कि माफ करना, हमारा बजट खत्म हो गया? यही तो। फिर तो गारंटी शब्द का मतलब ही क्या रहा? आपने बिल्कुल सही चिंता जताई है। यही इस नए मॉडल का सबसे बड़ा खतरा है। गारंटी शब्द का मतलब ही खत्म हो जाता है अगर वो बजट पर निर्भर हो। और इसका सबसे ज्यादा दबाव उन गरीब राज्यों पर पड़ेगा जिनके पास पहले से ही पैसों की तंगी है। वो 40% हिस्सा कहाँ से लाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले कि हम ये समझें कि ये बदलाव क्यों लाया जा रहा है, ये याद रखना भी जरूरी है कि मनरेगा सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं थी। हमारे स्रोतों के अनुसार इसने ग्रामीण समाज में कुछ बहुत गहरे बदलाव लाए, खासकर महिलाओं के लिए। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा योगदान था। इसने महिलाओं को आर्थिक रूप से ताकत दी, उन्हें घर से बाहर काम करने का और सीधे अपने बैंक खाते में पैसा पाने का मौका दिया। आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 में काम करने वालों में लगभग 59% महिलाएं थीं। अरे वाह! ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी का एक मानक भी तय किया, जिससे खेतीहर मजदूरों की मोल भाव करने की शक्ति बढ़ी। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि पिछड़े समुदाय के लिए भी एक बड़ा सहारा था। निश्चित रूप से। हमारे स्रोतों के मुताबिक अनुसूचित जाति के परिवारों की भागीदारी करीब 20% और अनुसूचित जनजाति के परिवारों की 17% से ज्यादा थी। यह योजना इन समुदायों तक सीधी पहुंच बना रही थी। तो जब हम नए सिस्टम का मूल्यांकन करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि इन समूहों पर इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये साफ है कि इसके बहुत बड़े फायदे थे, लेकिन जाहिर है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हमारे स्रोत बताते हैं कि सिस्टम में कई गंभीर समस्याएं थी। सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? सबसे बड़ी और सबसे आम शिकायत थी मजदूरी मिलने में देरी। कायदा तो ये था कि मजदूरों को 15 दिन के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए, पर महीनों तक पेमेंट नहीं मिलती थी। महीनों तक? हाँ, सोचिए जरा, जो इंसान रोज कमाकर खाता है, अगर उसे महीनों तक अपनी मेहनत का पैसा न मिले तो उस पर क्या बीतेगी? और इस देरी की वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ लोकल लेवल पर भ्रष्टाचार था या कुछ और? नहीं, इसकी एक बड़ी वजह थी केंद्र से राज्यों को फंड रिलीज में देरी। जब ऊपर से ही पैसा देर से आएगा तो नीचे तक पहुंचते पहुंचते और देर हो जाएगी। इसके अलावा फर्जी जॉब कार्ड, अधूरे काम और मतलब कागजों पर बने तालाब जैसी भ्रष्टाचार से जुड़ी समस्याएं तो थी ही। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात एक विश्लेषण में सामने आई। भुगतान में ये देरी भी सबके लिए एक जैसी नहीं थी। मतलब? एक अध्ययन में पाया गया कि अनुसूचित जाति के 46% और अनुसूचित जनजाति के 37% मजदूरों का पैसा समय पर मिला, जबकि गैर SC/ST मजदूरों के लिए ये आंकड़ा सिर्फ 26% था। तो ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। हम अक्सर व्यवस्था को एक ही नजर से देखते हैं, लेकिन ये आंकड़ा बताता है कि जमीन पर अनुभव हर किसी के लिए कितना अलग हो सकता है। ये दिखाता है कि सिस्टम में कितनी परतें थीं। बिल्कुल, ये जमीनी हकीकत की जटिलता को दिखाता है। कभी-कभी व्यवस्था के अंदर ही ऐसी बारीकियां होती हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती। तो नया सिस्टम इन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा है। केंद्र के नजरिए से देखें तो उनका खर्च अब तय हो गया, तो अपर्याप्त फंड वाली समस्या उनकी तरफ से खत्म। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, ये बोझ अब राज्यों पर आ गया है। अच्छा, तो बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो वैसा का वैसा ही रहेगा? जैसे क्या गांव की पंचायतें अब भी इस काम को देखेंगी? हाँ, ये एक अच्छी बात है कि जमीनी स्तर पर काम करने का तरीका काफी हद तक वही रखा गया है। ग्राम पंचायतें ही इसे लागू करेंगी, जो लोकतंत्र के नजरिए से बहुत जरूरी है। सही बात है। लोगों का अपनी चुनी हुई पंचायत के जरिए योजना से जुड़ाव बना रहेगा। और उस बेरोजगारी भत्ते का क्या, जो काम ना मिलने पर दिया जाता था? वो प्रावधान भी बना रहेगा। अगर कोई काम मांगता है और उसे 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता तो उसे भत्ता पाने का अधिकार होगा। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। अब इस भत्ते का पूरा खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। तो सोचिए, एक राज्य जिसका बजट पहले ही खत्म हो चुका है, वो काम भी नहीं दे पा रहा और उसे अपनी जेब से बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा। ये राज्यों पर दोहरी मार जैसा है। मजदूरी की बात करें तो उसे तय करने का तरीका तो वही रहेगा, है ना? हाल ही में इसमें कुछ बढ़ोतरी भी हुई है? बिल्कुल, मजदूरी तय करने का फॉर्मूला वही है जो ग्रामीण महंगाई दर से जुड़ा है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक या CPI-AL कहते हैं, और इसी के आधार पर हाल ही में मजदूरी बढ़ाई भी गई है। अच्छा।
यह बढ़ोतरी अलग अलग राज्यों में 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक हुई है। हरियाणा का उदाहरण काफी चर्चा में था, जहां मजदूरी अब 400 रुपए प्रतिदिन हो गई है। हाँ, हरियाणा में अब देश में सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूरी है। ये दिखाता है कि ये तंत्र काम कर रहा है और महंगाई के हिसाब से मजदूरी को एडजस्ट कर रहा है, और उम्मीद है कि ये प्रक्रिया नई योजना में भी जारी रहेगी। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम एक मांग आधारित काम के अधिकार वाले सिस्टम से एक बजट आधारित राज्य साझेदारी वाली योजना की तरफ जा रहे हैं, जिसमें 2 महीने का ब्रेक भी है। हाँ, कागज पर काम के दिन 125 दिख रहे हैं, लेकिन गारंटी अब उतनी पक्की नहीं लगती, क्योंकि वो बजट की रस्सी से बंधी हुई है। ये ग्रामीण कल्याण और श्रम बाजार को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। पुरानी व्यवस्था की आलोचना उसके बेहिसाब वित्तीय बोझ और खेती पर असर के लिए होती थी। नई व्यवस्था इन चिंताओं को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करते हुए वो रोजगार की गारंटी की नींव को ही कमजोर कर देती है। ये योजना को एक सामाजिक सुरक्षा कवच से ज्यादा एक आम सरकारी योजना जैसा बना देता है। एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सोशल ऑडिट का एक बहुत मजबूत तंत्र था। मतलब गांव के लोग खुद मिलकर सरकारी कामों और खर्चों का हिसाब किताब जांचते थे। जी बिल्कुल। नया बिल कहता है कि काम करने के कई पुराने तरीके जारी रहेंगे, लेकिन सोचिए, क्या एक ऐसी व्यवस्था में ये सोशल ऑडिट उतना ही असरदार रह पाएगा जहां फंड ऊपर से ही सीमित हो? क्या ये खतरा नहीं है कि जब राज्य का पैसा ही खत्म हो जाएगा तो लोग सोशल ऑडिट करके क्या करेंगे? जब काम या पैसा मांगने का कोई आधार ही नहीं बचेगा, तो क्या ये जमीनी जवाबदेही का सबसे बड़ा हथियार भी बेअसर नहीं हो जाएगा?